साथियों नमस्कार। आज डिस्कस करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कुछ अदर्स सेक्शंस। इसमें सेक्शन 15 डाइवोर्स पर्सन्स व्हेन मे मैरी अगेन, विवाह विच्छेद प्राप्त व्यक्ति कब पुनर्विवाह कर सकते हैं, कब वो रीमैरिज कर सकते हैं। जब दो पक्षकारों के बीच मैरिज को डिजॉल्व कर दिया गया है बाय द डिग्री ऑफ द डाइवोर्स, तो ऐसी स्थिति में कब ये दोनों पक्षकार या इनमें से कोई एक पक्षकार रीमैरिज करना चाहे तो उससे रिलेटेड प्रोविजन धारा 15 में बताए गए हैं। इसमें ये बताया गया है, तीन बातें बताई गई हैं कि भाई कोर्ट ने डाइवोर्स की डिग्री दे दी। इसके बाद पहली बात कि यदि अपील करने का कोई राइट ही नहीं है, अपील करने का कोई अधिकार ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा मैरिज की जा सकती है। या दूसरी बात, अपील करने का अधिकार है लेकिन प्रेस्क्राइब टाइम जो है अपील करने का, निर्धारित समय अवधि जो है, जो लिमिटेशन एक्ट के द्वारा निर्धारित की गई है, उस अवधि में अपील नहीं की गई है और उस अवधि का समापन हो गया है, अवधि समाप्त हो गई है, तो ऐसी स्थिति में भी मैरिज की जा सकती है डाइवोर्स की डिग्री के बाद। और तीसरी बात, अपील की गई थी लेकिन अपील को डिसमिस कर दिया गया है, अपील को खारिज कर दिया गया है, तो जब अपील खारिज हो जाती है तो उसके बाद भी मैरिज की जा सकती है डाइवोर्स की डिग्री के बाद। सेक्शन 16 में यह बताया गया है कि लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेज, शून्य और शून्य करणीय विवाहों की संतानों की धर्मस्थता के बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं वो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 के अंतर्गत दिए गए हैं। इस सेक्शन में यह बताया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेक्शन 11 में मैरिज वॉइड होती है, वॉइड मैरिज। सेक्शन 11 में कौन सी मैरिजेज वॉइड होती हैं, कौन से विवाह शून्य विवाह होते हैं? जो सेक्शन 5 के सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 के वायोलेशन में किए जाते हैं, ऐसे विवाह जो धारा 5 की उपधारा 1, 4 और 5 के उल्लंघन में जो विवाह किए जाते हैं, ऐसे विवाह शून्य विवाह कहलाते हैं। जैसे द्विविवाह, बाइगेमस मैरिज करता है कोई, अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए कोई दूसरी मैरिज कर लेता है। 4th, प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों में कोई मैरिज की जाती है, मैरिज विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड मैरिज विद इन द सपेंड रिलेशनशिप, तो ऐसी मैरिजेज शून्य विवाह वॉइड मैरिज कहलाती हैं। सेक्शन 16 में यह बताया गया है कि भाई मैरिज तो वॉइड हो गई लेकिन इनकी संतानों का क्या स्टेटस रहेगा, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 16 में वॉइड मैरिज के बच्चों को लेजिटिमेट डिक्लेयर किया गया है। लेजिटिमेसी के पर्पज से बच्चे दो प्रकार के होते हैं, लेजिटिमेट चाइल्ड एंड इलेजिटिमेट चाइल्ड। तो ऐसे बच्चों को सेक्शन 5 शून्य विवाह के जो संतानें हैं उनको सेक्शन 16 में लेजिटिमेट धर्मज डिक्लेयर किया गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कभी कभी पूछा जाता है आपको, चाहे वो शून्य विवाह की संतान हो या शून्य करणीय विवाह की संतान हो, उनको हमारा जो सेक्शन 16 है धारा 16, वो ऐसी संतानों को धर्मज डिक्लेयर करता है। उसी तरीके से सेक्शन 12 में वॉइडेबल मैरिज से रिलेटेड प्रोविजन है। कोई भी मैरिज 4 ग्राउंड्स पर वॉइडेबल होती है। फर्स्ट, इम्पोर्टेंसी, इंसेनिटी, फोर्स और फ्रॉड एंड प्री मैरिज प्रेगनेंसी।
सेक्शन 12 में किसी भी मैरिज को वॉइडेबल मैरिज माना जाता है। वॉइडेबल मैरिज के बारे में मैंने आपको बताया था, वॉइडेबल मैरिज एज वेल एज वैलिड मैरिज, जब तक कि कोर्ट के द्वारा ऐसी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर ना कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे इम्पोर्टेंसी के ग्राउंड पर कोर्ट में जब पिटीशन फाइल की जाती है तो कोर्ट ऐसी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है। तो शून्यकरणीय विवाह 4 आधारों पर, नपुंसकता, विकृतचित्तता, बल या छल या विवाह पूर्व गर्भधारण। अब क्वेश्चन ये है कि भाई कोई मैरिज इम्पोर्टेंसी के ग्राउंड पर कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी, लेकिन इससे उत्पन्न जो संतान है उसका स्टेटस क्या होगा? इंसेनिटी के ग्राउंड पर मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, फोर्स और फ्रॉड के ग्राउंड पर मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो सेक्शन 12 में इन ग्राउंड में से किसी भी ग्राउंड पर यदि मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है तो मैरिज तो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी, लेकिन उससे उत्पन्न संतान को सेक्शन 16 में लेजिटिमेट डिक्लेयर किया गया है। ऐसी संतान को धर्मज संतान माना जाएगा और यह माना जाएगा कि हालांकि मां के बारे में तो कोई डिस्प्यूट होता ही नहीं है। अगर मैटरनिटी की बात की जाए तो मैटरनिटी नॉट डिस्प्यूटेड, पैटर्निटी ऑलवेज डिस्प्यूटेड। पैतृकता के बारे में प्रॉब्लम आती है, तो पैतृकता को निश्चित करने के लिए हमने सेक्शन 16 में यह कह दिया है कि भाई उस संतान के माता पिता वही होंगे, उस संतान का फादर वह व्यक्ति होगा जिसके साथ उसकी मदर की मैरिज हुई है, चाहे मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर ही क्यों ना कर दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम प्री मैरिज प्रेगनेंसी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलो एक्स एंड वाई, वाई की मैरिज एक्स के साथ हुई। आफ्टर 2 या 3 मंथ ऑफ द मैरिज एक्स को पता चलता है कि वाई प्री मैरिज प्रेग्नेंट है। एक्स ने सेक्शन 12 में मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए पिटीशन फाइल कर दी और कोर्ट ने ऐसी मैरिज को सेक्शन 12 में नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि इस बाई के द्वारा जो संतान जन्म लेगी, इस संतान का स्टेटस क्या होगा? तो इस संतान को, जो वॉइडेबल मैरिज की संतान है, सेक्शन 16 लेजिटिमेट डिक्लेयर करता है और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 इस संतान की मदर तो वाई है ही, फादर एक्स माना जाएगा। अब देखिए, एक तरफ तो इसी ग्राउंड पर हम मैरिज को सेक्शन 12 के थ्रू नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि इस ए का फादर तो एक्स ही होगा। दरअसल ये सही भी है क्योंकि ये वेलफेयर क्लॉज है और ऐसी स्थिति में इस ए का क्या दोष है, तो इसलिए हमने केवल इसे एक्स का नाम दिया है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सेक्शन 16 में कही गई है कि भाई सेक्शन 11 एंड 12 मतलब शून्य और शून्यकरणीय विवाह की संतान को सेक्शन 16 में लेजिटिमेट धर्मज डिक्लेयर किया गया है। इसके साथ साथ उन्हें एक राइट और दिया गया है कि ऐसी संतान अपने फादर एंड मदर, अपने माता पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, अपने माता पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति में शेयर लेंगे, पैटर्नल प्रॉपर्टी में नहीं। सेक्शन 16 में ये क्लियर किया गया है कि ऐसी संतान जो शून्य और शून्यकरणीय विवाह की संतान है, जिसे सेक्शन 16 में लेजिटिमेट डिक्लेयर किया गया है, ऐसी संतान अपने माता पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में शेयर लेंगे, लेकिन पैटर्नल प्रॉपर्टी में उनको किसी भी प्रकार का शेयर नहीं मिलेगा। सेक्शन 17 पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी, द्विविवाह के लिए दंड। जो मैरिज सेक्शन 5
के फर्स्ट क्लॉज के वायलेशन में की जाती है, ऐसा कोई भी विवाह जो धारा 5 की उपधारा 1 के उल्लंघन में किया जाता है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि धारा 5(1) यानी कि अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए कोई व्यक्ति दूसरा विवाह कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे विवाह को द्विविवाह माना जाएगा। और द्विविवाह सेक्शन 17 में पनिशेबल है। पनिशमेंट ऑफ बाइगेमस मैरिज सेक्शन 17 में यह बताया गया है कि ऐसे पक्षकार को सेक्शन 494 एंड 495 आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 में दंडित किया जाएगा, क्योंकि द्विविवाह को आईपीसी के सेक्शन 494 एंड 495 में पनिशेबल ऑफेंस बताया गया है। तो इस तरीके से अगर कोई द्विविवाह करता है, बाइगेमस मैरिज करता है, तो उसे आईपीसी के सेक्शन 494 495 में पनिश किया जाएगा। पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह की कुछ अन्य शर्तों के उल्लंघन जब कोई किया जाता है में उसके पनिशमेंट के बारे में प्रोविजंस बताए गए हैं। जैसे सेक्शन 5 की कंडीशन 3rd, 4th एंड 5th का जब वायलेशन किया जाता है तो उसके उल्लंघन के बारे में जो पनिशमेंट से रिलेटेड प्रोविजन है वो सेक्शन 18 में बताए गए हैं, धारा 18 में उससे रिलेटेड प्रोविजन बताए गए हैं। तो देखिए सेक्शन 5 क्लॉज 3 एज से रिलेटेड है कि भाई एट द टाइम ऑफ द मैरिज, विवाह के समय लड़की की जो आयु है वो 18 ईयर होनी चाहिए और लड़के की जो एज है वो 21 ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए। यदि इसके कंट्रावेंशन में, इसका वायलेशन में कोई मैरिज की जाती है तो उसके उल्लंघन के लिए जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 18 में दिया गया है। और पनिशमेंट ये है रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज और विद बोथ। यदि धारा 5 की उपधारा 3 आयु के उल्लंघन में कोई विवाह किया जाता है तो उन लोगों को 2 साल का कठोर कारावास या 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों। ये जो अमेंडमेंट है ये 2007 में मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2007 से ये प्रोविजन से अप्लाई हुए और डेट है 1 नवंबर 2007 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2007। इससे रिलेटेड प्रोविजन चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 में भी है। यदि कोई मैरिज सेक्शन 5 के क्लॉज 4th एंड क्लॉज 5th के वायलेशन में की जाती है, धारा 5 के धारा 4 और 5 के उल्लंघन में जब कोई विवाह किया जाता है तो ऐसे विवाह के लिए जो पनिशमेंट निर्धारित किया गया है सेक्शन 18 में, सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू बी 1 मंथ और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज और विद बोथ। साधारण कारावास जिसकी अवधि 1 महीने तक की हो सकती है या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से उन्हें पनिश किया जा सकता है, दोषी पक्षकारों को। तो इस तरीके से सेक्शन 18 में धारा 5 के उपधारा 3, 4 और 5 के उल्लंघन में जब कोई मैरिज की जाती है तो उसके लिए क्या दंड दिया जाएगा, ऐसा दंड धारा 18 में निर्धारित किया। सेक्शन 19 कोर्ट टू विच पिटीशन शैल बी प्रेजेंटेड, वह कौन सा न्यायालय है जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से रिलेटेड पिटीशंस फाइल की जाएंगी। मतलब सेक्शन 19 ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट के बारे में बात करता है, किस न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा। इससे रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 19 में है और यहाँ से आपके एग्जाम में प्री में, चाहे वो एडीजे का एग्जाम हो या नेट का हो या असिस्टेंट प्रोफेसर
का जो एग्जाम है उसमें प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई किस न्यायालय में अर्जी उपस्थापित की जाएगी, किस कोर्ट में पिटीशन फाइल की जाएगी। तो देखिए पहली बात कि जहां मैरिज सोलेमनाइज्ड हुई है, विवाह के दोनों पक्षकारों का जहां विवाह अनुष्ठापित हुआ है उस जगह के कोर्ट में पिटीशन फाइल की जा सकती है। दूसरी बात कि भाई जहां रेस्पोंडेंट रिजाइड कर रहा है उस जगह के कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की जा सकती है। जहां प्रतिपक्षी निवास करता है उस जगह के न्यायालय में भी पिटीशन फाइल की जा सकती है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत। तीसरी बात, जहां दोनों पक्षकार अंतिम बार एक साथ रहे, लास्टली उन्होंने किस जगह रिजाइड किया है अलग होने से पहले, तो उस स्थिति में भी पिटीशन उस जगह के कोर्ट में फाइल की जा सकती है जिस जगह उन्होंने अंतिम बार एक साथ निवास किया है। फिर इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2003 में 2003 के मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड की गई है। इसमें यदि वाइफ पिटिशनर है, वाइफ के लिए थोड़ा सा बेनिफिट दिया गया है, यदि वाइफ पिटिशनर है तो वाइफ जिस जगह रहती है उस जगह के कोर्ट में पिटीशन फाइल की जा सकती है। और चौथी बात, दो ग्राउंड्स उसमें ये बताए गए हैं कि यदि रेस्पोंडेंट आउटसाइड द टेरिटरी रह रहा है, मतलब आउट ऑफ इंडिया फॉरेन में रह रहा है, एक कंडीशन तो ये है, और दूसरी कंडीशन ये है कि रेस्पोंडेंट मिसिंग फॉर 7 ईयर है, 7 वर्ष से लापता है। ये दो आधार हैं जब रेस्पोंडेंट 7 वर्ष से लापता हो या रेस्पोंडेंट दूसरा पक्षकार प्रतिपक्षी आउटसाइड द टेरिटरी यानी कि भारतीय सीमाओं के बाहर निवास कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में पिटिशनर जहां रिजाइड कर रहा है उस जगह के न्यायालय में, उस क्षेत्र के न्यायालय में पिटीशन फाइल की जा सकती है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, चाहे वो किसी भी प्रकार की जुडिशियल सेपरेशन के लिए हो, डाइवोर्स के लिए हो, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए हो, सेक्शन 11-12 में मैरिज को वॉइड एंड वॉइडेबल डिक्लेयर कराने के लिए कोई पिटीशन हो, तो ऐसी पिटीशंस को किस न्यायालय में दाखिल किया जाएगा, फाइल किया जाएगा, उससे रिलेटेड प्रोविजन न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं वो धारा 19 में दिए गए।